अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुमताज़ हुसैन है और दूसरे स्टूडेंट्स की तरह मैं भी इस साल रासमस प्लस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। और जैसा कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक प्रोग्राम जिसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो है बिग डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद इतना है कि उन दोस्तों की मदद की जा सके जिनको एप्लीकेशन फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है। मैं पूरी एप्लीकेशन फिल कर चुका हूँ, तो मुझे आइडिया है कि कौन सी चीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है। बहुत सारी पोस्ट आई थी ग्रुप पे। एवेल्यूएशन शीट जो एक्सेल की फाइल है जो हमें इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई फिल करके अपलोड करनी है, उसके हवाले से तो मैं सबसे पहले उस एवेल्यूएशन शीट को डिस्कस करूंगा कि उसको किस तरह फिल करना है ताकि उन दोस्तों का टाइम बच सके जो कि सारी एप्लीकेशन फिल कर चुके हैं। सिर्फ उनका इशू जो है वो एवेल्यूएशन शीट का है। तो सबसे पहले हम करते हैं ये हैं कि नीचे आ जाएं ये होम पेज से, और ये है आपकी पहला पहला लिंक ऑनलाइन एप्लीकेशन का। आप ये जैसा लिंक खोलेंगे तो आपको यहाँ रीडायरेक्ट करेगा। मेरे पास सारे लिंक्स और फाइल्स खुली हुई हैं जो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो मुझे कोई पहले ये लिंक खुला हुआ है। आप लॉगिन पे आएंगे, रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं, आपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स दे दिए और ये आपको अपनी होम स्क्रीन पे दिखा देगा। यहाँ पे ये चीज़ जो है वो शो कर रही है कि ये स्माइली जो है फेस ये शो कर रहा है कि मैंने सारे फॉर्म्स जो हैं फिल कर लिए हैं। और ये अटैचमेंट्स पे शो कर रहा है कि मैंने 50% अटैचमेंट्स जो हैं वो अपलोड किए हैं। मैं यहाँ से पर्सनल डिटेल यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिल फॉर्म इसको भी क्लिक कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया वो मुझे फॉर्म्स पे ले आया। यहाँ ये चीज़ दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन मैनुअल पड़ा हुआ है ये एक पीडीएफ है, इसको आप डाउनलोड करने इसको पढ़ें, हर एक डिटेल इसमें मौजूद है। ये इस वक्त जो फॉर्म मेरे पास खुला हुआ है इसी एप्लीकेशन मैनुअल का, ये 30 पेजेस की पूरा मैनुअल है और पेज नंबर 13 पे हूँ मैं। और ये पेज नंबर 13 हमें मुझे पूरी डिटेल बता रहा है इस एवोल्यूशन शीट को फिल करने के लिए। अच्छा, एवोल्यूशन शीट को फिल करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो दोस्त कर रहे हैं या कर चुके हैं उनको तो पता होगा, जो नहीं कर रहे हैं उनको लिए मैं बता दूं कि इसको फिल करने के दो तरीके हैं। एक है टेक्सचुअल जिसमें आपने मार्क्स नहीं ग्रेड बताने हैं, ABCDEF इस तरह। और एक है टेक्सचुअल जिसमें आपने एक्चुअल मार्क्स जो आपने गेन किए हैं वो बताने हैं। और यहाँ पे ये इसी एक्सेल एप्लीकेशन मैनुअल में यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि अगर आपके ट्रांसक्रिप्ट में दोनों चीज़ें मेंशन हैं तो आपको लाजमन जो है न्यूमेरिकल फॉर्म चूज करना है इनपुट का। ठीक है, इन दैट केस बोथ न्यूमेरिकल एंड टेक्सचुअल मार्क्स आर अवेलेबल, बस मैंडेटरीली चूज न्यूमेरिकल वंस। ठीक है, इसी वजह से मैं पहले न्यूमेरिकल शीट पे आता हूँ, उसको उसका प्रोसेस देखते हैं हम कि वो किस तरह फिल करनी है उसको, और उसके बाद हम टेक्सचुअल शीट पे आएंगे। ये मेरी ऑलरेडी फिल शीट है, यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नाम में आपका फर्स्ट नेम है, नेशनैलिटी है, लास्ट नेम है, ये आपका जो है वो पासपोर्ट नंबर होगा, ये आपकी यहाँ पे ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। एवेल्यूटिंग टाइटल आपकी एक्चुअली डिग्री है, जिस डिग्री के लिए आपने ये शीट बना रहे हैं, ये प्रॉपर नाम आना चाहिए आपका यहाँ पर। और ये जो है वो आपकी डेट है, जिस डेट पे आपको ये डिग्री मिली या ट्रांसक्रिप्ट मिली, यूनिवर्सिटी का नाम और आपकी कंट्री का नाम, पाकिस्तान सबका यही होगा। फिर जी यहाँ पे ये है क्रेडिट ऑल आपकी अगर ट्रांसक्रिप्ट में मेंशन है तो आप डायरेक्टली वही कॉपी कर लें। अगर नहीं है तो हर एक कोर्स के अगेंस्ट जितने क्रेडिट ऑल मेंशन है उनको सम करें और ये वो यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं। देन ईयर ऑफ स्टडीज जो कि मेरे केस में 4 साल था। अब यहाँ पे सारी चीज़ है, ये दो ऑप्शन हैं, इसमें मैंने न्यूमेरिक सेलेक्ट किया हुआ है और क्योंकि मैं न्यूमेरिक तरीके से इंपुट करने जा रहा हूँ ये शीट। और यहाँ पे मुझे मिनिमम मार्क्स बताने हैं एक कोर्स को पास करने के लिए, जो कि 50 थे मेरे केस में, और मैक्सिमम जो मैं स्कोर कर सकता हूँ वो 100 थे। ये जो पोर्शन है सारा ये लॉक है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने मैक्रो की सेटिंग की हुई है तो आप इसको कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर नीचे इस सेक्शन में हमें 3 कॉलम्स फिल करने हैं। एक है कोर्सेज का, ये वाला कॉलम पूरा। दूसरा आपको क्रेडिट आवर्स का है कॉलम, ये वाला। तीसरा आपका ओरिजिनल मार्क्स, मतलब जो आपने मार्क्स गेट किए हैं। आप सारे कोर्सेज पहले नोट डाउन कर लें, देन फिर आप सारे क्रेडिट आवर्स नोट डाउन कर लें, इस शीट में मेंशन कर दें। मेरे केस में सारे 3 थे तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया सारों में।
और यहाँ पे वो मार्क्स हैं जो आपने गेन की हैं, आपकी ट्रांसक्रिप्ट में मेंशन है। अच्छा, ECTS कन्वर्जन का मुझे आइडिया नहीं है ये किस तरह कर रहा है, क्योंकि लॉक है, मैं इसको देख भी नहीं सकता और नहीं मैं इसको देखने में इंटरेस्टेड हूँ। पर ये इसको एप्लीकेशन मैनुअल को पढ़ते पढ़ते इसका मुझे अच्छी तरह से आइडिया हो गया कि ये जो मार्क्स है ये क्या है। आते हैं एप्लीकेशन मैनुअल में, इसका अपेंडिक्स ए है बॉटम में, वो हमें बताता है कि करता क्या है। ये बेसिकली कर क्या रहा है कि आपके जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं और जो मैक्सिमम पासिंग मार्क्स है उसके बीच में जो स्पेस है उसको 4 इक्वल स्लाइसेस में ब्रेक करता है। जैसे ये एग्जांपल दिया गया है कि पहला स्लाइस है 10 टू 12.5 तक, वो 1 है, और लास्ट स्लाइस जो है वो 17.5 से 20 तक है। तो इसी तरह मेरे केस में ये करेगा क्या, ये करेगा 62.5 जो होगा वहाँ तक वो मेरा पहला स्लाइस होगा, मतलब 62.5 से जो भी नीचे स्कोर होगा उसके लिए मुझे 1 मार्क करेगा। मेरा 50 का एक स्कोर है सेटली, तो ये देखें यहाँ पे मुझे एक मार्क कर रहा है। और ये 87.5 से जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसको ये ए मार्क करेगा, 90 मतलब 4 मार्क करेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ स्लाइस में आ रहा है। ये मेरे ख्याल से आप चीज़ समझ चुके होंगे किस तरह करना है। अब द सेकंड मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट ऑफ दिस एक्सेल शीट कि भाई ये SEM मेजर सब्जेक्ट्स क्या हैं और ये किस तरह फिल करने हैं। इसका भी आसान सोल्यूशन है, आप घबराएं ना। आप उसी पेज नंबर 13 है मेरे ख्याल में, जी बिल्कुल 13 है, नहीं 13 नहीं, ये 14 है। पेज नंबर 14 पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट दैट कवर कोर्सेज अकॉर्डिंगली टू दिस फाइल। अब ये वो लिंक है, आप इसको क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा। मेरे पास पहले ही डाउनलोडेड है, मैंने ओपन भी किया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली उस पर आ जाता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली है क्या, यहाँ पे एक पूरी फहरिस्त है कोर्सेज की। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, यहाँ पे ट्रिक ये है कि आपको कोर्स नेम कंपेयर नहीं करने, कोर्स की डिस्क्रिप्शन कंपेयर करनी है। जैसा कि मैंने जो हाईलाइट किए हैं ये वो कोर्सेज हैं जो मैंने पढ़े हैं, पर इनके नाम किसके, कुछ सब्जेक्ट्स के नाम मैच हो रहे हैं, कुछ के नहीं हो रहे। मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। एक कोर्स है, यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है मैथमेटिकल फाउंडेशन। अब मैथमेटिकल फाउंडेशन के नाम से ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जो मेरी ट्रांसक्रिप्ट में मेंशन है। पर ये बता क्या रहा है कि मैथमेटिकल फाउंडेशन से मकसद ये है कि कोई भी ऐसा कोर्स जिसमें प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई गई हो, कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, अगर ये कोर्सेज आपने पढ़े हैं तो आपने मैथमेटिकल फाउंडेशन पढ़ा है। इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरा कोर्स था, पर यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेंशन नहीं है, पर यहाँ पे किसी दूसरे ही नाम से मेंशन है, वो ऊपर है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फाउंडेशन फॉर SW सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक डिफरेंट नाम है। ये जो सारी चीज़ें हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स में पढ़ी थी, तो नाम से कंफ्यूज ना हो, उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें, उसको कंपेयर करें। अब ये फिल कैसे करना है, आप आएंगे एक्सेल में, एक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है जो मेरी ट्रांसक्रिप्ट में मेंशन है, ये वो सारे कोर्सेज जो मेरी ट्रांसक्रिप्ट में मेंशन है। यहाँ पे मैं आऊँगा, ये ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करूँगा और जो इसके इक्विवेलेंट मुझे इसमें लगेगा कोर्स की, भाई ये कोर्स मैंने पढ़ा है, नाम कोई भी हो, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा। ये जैसे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स, जैसे मैंने आपको बताया था, उसके अगेंस्ट मैंने मैथमेटिकल फाउंडेशन सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह दूसरे सारे कोर्सेज हैं, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरा सब्जेक्ट था और यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फाउंडेशन सेलेक्ट कर दिया। फिर इसी तरह जितने भी कोर्सेज हैं मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब ये थोड़ा और ट्रिकी है कि SEM के माइनर सब्जेक्ट किस तरह फिल करना है तो यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन, पर इशू ये है कि ये उसी तरह ही आपको कंपेयर करने हैं कि आप ये कौन कौन से, पर ट्रिक इसमें क्या है, ट्रिक इसमें ये है कि आप 10% कोर्सेज से ज़्यादा कोर्सेज सेलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब जितने भी आपके कंप्यूटर साइंस कोर्सेज थे उसमें से मैक्सिमम 10% आप SEM माइनर में सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा हैं तो आपको छोड़ देना है। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। थोड़ा सा मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग है, मैं इसको पिक नहीं कर पाया कि आउट ऑफ 10% हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर मेरे 40 कोर्सेज हैं, अगर जो मेरे देखें 46 1 से लेकर 46 कोर्सेज हैं, अगर 6-7 अगर मेरे 6 मैं मान लेता हूँ, मैंने काउंट नहीं किए, मान लेता हूँ कि मेरे कोर कंप्यूटर साइंस के नहीं है जिस तरह इस्लामियात वगैरह, तो 40 कोर्सेज का 10% होगा 4 पर, ये मुझे एक ही सेलेक्ट करने दे रहा है। अब इसका मुझे रीज़न नहीं पता, पर मैं समझ रहा हूँ कि इसका शायद रीज़न जो है वो ये है, माइनर और मेजर। माइनर का जो फिगर ये बना रहा है वो मेजर के 10% से थोड़ी सी कम है। और अगर मैं थोड़ा सा इसको कर लूँ, जिस तरह एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमने कोर्स पढ़ा था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक मिनट, ये यहीं पर कहीं होगा,
ये रहा। इसकी अगेंस्ट जो मैच कर रहा है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा है। जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको, तो ये इस सेल को रेड कर देता है। इस एक्सेल शीट में, इस एप्लीकेशन मैनुअल में क्लियरली मेंशन है, मुझे अच्छी तरह से याद है, पर वो मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, तो मुझे पता नहीं हो किस पेज पे, कि जैसे ही सेल कोई रेड होता है इस एक्सेल में, तो दैट मीन्स यू हैव मेड अ सीरियस मिस्टेक। और इसको जैसे ही मैं डिलीट करता हूँ, तो एक मिनट, ये सेल वापस सही हो जाता है। तो मैंने एक ही सेलेक्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा कोई सेलेक्ट नहीं किया, और सारी चीज़ें जो हैं वो वैसी की वैसी हैं। अब इसको मैं करता हूँ क्लोज, क्योंकि ये जो मेरी नॉलेज है इस एक्सेल फाइल के हवाले से वो मैं आपको दे चुका हूँ। अब हम आते हैं टेक्सचुअल पे। मेरा नहीं ख्याल कि टेक्सचुअल किसी के काम की होगी, पर शायद कोई ऐसा हो जिसकी ट्रांसक्रिप्ट में नंबर मेंशन ना हो, ग्रेड्स मेंशन हो। ये अमेरिकन सिस्टम है, वहाँ पे ज़्यादातर नंबर्स नहीं करते, न्यूमेरिक नहीं होते, वो ग्रेड्स दे रहे होते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी इस सेंस में है कि यहाँ पे आपको आपके अपने ग्रेड्स जो हैं वो 4 स्लाइसेस में तोड़ने हैं। मैंने ग्रेड्स कहाँ से उठाए? मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से उठाए। बेस्ट ग्रेड ए है और वर्स्ट पासिंग ग्रेड जो है वो डी है। एफ तो फेल है, वो मैं मेंशन कर नहीं सकता। तो मैं डी से गया हूँ एक रॉ वाइज, डी, फिर सी, बी, फिर ए। अब यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकती थी, हो सकता था कि मैं इसको सिर्फ पहली स्लाइड रॉ को डी देता और दूसरी को सी देता, और थर्ड को बी, और पहले को और फोर्थ वन को ए देता। इस तरह की बहुत सारी के साथ इसकी वेरिएशन हो सकती हैं। पर उन वेरिएशन के साथ प्रॉब्लम क्या था, जैसे जैसे मैं वेरिएशन दे रहा था, कोई ना कोई एक दो सेल रेड हो रहे थे, विच मीन्स वो इंडिकेट कर रहा था कि आप मिस्टेक कर रहे हो। यही एक स्टाइल था मेरे ग्रेड्स में, कि वो इसको सर सही मान रहा है, कोई भी सेल रेड नहीं हो रहा। हर किसी के ग्रेड अपने हो सकते हैं। यहाँ पे एक इसी में लिंक पड़ा हुआ है, मैंने वो डाउनलोड भी की थी, अब मेरे पास मिसिंग हो गई है, जिसमें एक टेम्पलेट है। वो टेक्सचुअल टेम्पलेट भी है और वो न्यूमेरिक टेम्पलेट भी है। आप अगर आपके ग्रेड इस तरह हैं, टेक्सचुअल हैं, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। दूसरी सारी चीज़ें सेम होंगी। यहाँ पे सिर्फ आप सेलेक्ट करेंगे टेक्सचुअल, और ये सारी चीज़ें आप ग्रेड मेंशन करेंगे। ये दो काम भी जो होंगे वो सेम होंगे। आपने कोर्सेज देने हैं, आपने ग्रेड ऑफ देने हैं। फ़र्क सिर्फ इस शीट में इतना होगा कि आप ओरिजिनल मार्क्स की जगह आप अपने ग्रेड मेंशन कर देंगे, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है। और उसी तरह अपने जो कोर्सेज हैं वो आप डिफाइन करेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा कोई इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं है। ठीक है जी, ये उन लोग दोस्तों के लिए हो गई जिनके कन्फ्यूजन सिर्फ इस एक्सेल शीट में थी और उनके पास कोई इशू नहीं था कन्फ्यूजन का। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ फर्दर, और हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस किस तरह हमें वो एप्लीकेशन की चीज़ें फिल करनी है। सबसे पहले हम आते हैं अपना पर्सनल डिटेल पे। यहाँ पे तो किसी को कोई इशू नहीं होगा पर्सनल डिटेल में। यहाँ पे शायद किसी को इशू हो, ये स्पेशलिटी क्या है और ये क्या चीज़ है और ये किस तरह हम सेलेक्ट करें। तो जनाब, स्पेशलिटी से मकसद सिर्फ ये है कि आप इस बिग डेटा मैनेजमेंट एनालिटिक्स प्रोग्राम की किस एरिया में स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हैं, और इसकी डिटेल आपको इसके होम पेज में यहाँ फ्लायर में मिलेगी। आप लिंक खोलें, आपके पास ये पीडीएफ खोल आएगी, या तो डाउनलोड होगी या तो आपके पास ओपन हो जाएगी ब्राउज़र में। ठीक है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि सेमेस्टर 1 2 एक एक बार है, पर 3 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। क्यों रिपीट हो रहा है? कि एक ये हर एक सेमेस्टर एक डिफरेंट स्पेशलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक डिफरेंट यूनिवर्सिटी और डिफरेंट कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपके पास प्रायोरिटी देनी है कि आप किस को प्रेफर करते हैं किसके ऊपर। ये देखें, ये जर्मनी है, जर्मनी की ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है। अगर आप लार्ज स्केल एनालिटिक्स में जाते हैं तो आप यहाँ जाएंगे। अगर आप बिजनेस प्रोसेस एनालिटिक्स में जाते हैं तो ये मेरे ख्याल में नेदरलैंड का फ्लैग है, देख लेते हैं। हाँ, नेदरलैंड का फ्लैग है। तो ये आप यहाँ पे जाएंगे नेदरलैंड की इस यूनिवर्सिटी में। अगर आप फ्रांस सेलेक्ट करते हैं, ये मशहूर है, फ्रांस का फ्लैग है, तो आपकी स्पेशलाइजेशन ये होगी, आप पढ़ेंगे इस यूनिवर्सिटी में और आपके सब्जेक्ट्स ये होंगे। इसी तरह ये इस स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स हैं, और ये जो हैं स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स हैं। मास्टर्स का थीसिस तो वो उसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर वो कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, या फिर वो जॉइंटली होगा किसी एक यूनिवर्सिटी में। ठीक है जी, ये पार्ट हो गया आपकी स्पेशलाइजेशन का। प्रोग्राम कंट्री और पार्टनर कंट्री का इशू ये है कि प्रोग्राम कंट्री वो हैं जो ये प्रोग्राम दे रही हैं। मतलब ये जो 4 कंट्रीज हैं ना, ये 4-5 जो कंट्रीज हैं, बेल्जियम, स्पेन, जर्मनी, नेदरलैंड, 5, ये हैं प्रोग्राम कंट्रीज।
क्योंकि ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा रही हैं, इसके अलावा जो भी कंट्रीज़ हैं वो पार्टनर कंट्रीज कंसिडर की जाएंगी। इसको मैं फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ, मैं इस कंफर्म करके मैं फिर भी अपडेट कर दूंगा। और इसको मैं इसको पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को, और ये मैं कंफर्म करके आपको बताता हूँ कि ये मैं जो कह रहा हूँ सही है कि गलत है। जी मैंने फिर वीडियो मैंने अपनी रिकॉर्डिंग रिज्यूम की है, और मैं चेक कर रहा था कि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सही है कि या मैं कोई मिस्टेक हूँ। और ये इसी एप्लीकेशन मैनुअल में मैंने सर्च किया है, वो मुझे मिल गया है। प्रोग्राम कंट्रीज़ का मतलब मकसद ये है कि आप यूरोप की कंट्रीज़ में से हैं, 28 यूरोप के मेंबर स्टेट्स हैं। स्टूडेंट हु आर नेशनल और रेजिडेंट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़, जो यूरोपीय यूनियन की तो नहीं है, पर इसको भी वो कंसिडर करते हैं प्रोग्राम कंट्रीज़ में, क्योंकि कुछ प्रोग्राम टर्की और इन कंट्रीज़ के साथ भी हैं। उसके अलावा वो स्टूडेंट्स हैं जो कि 12 महीने पिछले 5 सालों में 12 महीनों में कुछ उन्होंने एक्टिविटी की थी, तो वो सारे के सारे प्रोग्राम कंट्रीज में काउंट की जाएंगी। और उसके अलावा जैसा हम पाकिस्तानी सारे जो भी हैं वो पार्टनर कंट्री में कंसिडर किए जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने भी पार्टनर कंट्री लिखा हुआ है, मैंने सर्च किया था, इसको मुझे याद नहीं था, तो मैं रिकॉर्डिंग पॉज करके मैं चला गया एप्लीकेशन सर्च करने, और मैं फिर आ गया रिकॉर्डिंग करने। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, यहाँ पे सिंपल है, आपने अपना बैचलर्स की डिग्री देनी है। यहाँ पे मैंने गलती की है, मुझे पूरा अपना बैचलर्स का नाम देना है, ना कि BS लिखना है। और वो इस तरह करना है मुझे कि बैचलर्स ऑफ साइंस, ये मेरी डिग्री का एक्चुअल नाम है, और ये मुझे यहाँ पे नाम देना है। इसके अलावा ये कह रहा है कि आपकी प्रोग्राम करिकुलम जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं वो कहाँ हैं, वो ये आ गए, मैंने सारे मेरी वेबसाइट पे मेंशन है यूनिवर्सिटी की, तो मेरे लिए कोई इशू नहीं है। अगर किसी की वेबसाइट में मेंशन ना हो तो आप गूगल पे सर्च करें HEC कोर्स आउटलाइन, तो मेजोरिटी मेरे ख्याल में कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ही कर रहे होंगे, या शायद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तो ना करें, पर अगर कर रहे हैं तो यहाँ को आपकी HEC की PDF मिल जाएंगी। वो आप देखें, आपको जो PDF क्लोजली रिलेट करती है आपके कोर्स से, वो उसका मेंशन दे सकते हैं। नेम ये हो गया, मेरी यूनिवर्सिटी इनके पास मेंशन नहीं थी लास्ट टाइम जब मैंने लॉगिन किया था, और अब मैंने इनको मेल कर दी और उन्होंने ऐड कर दी थी। तो आपके पास जो भी इस तरह का इशू हो वो आप मेंशन कर दें, ईमेल कर दें, आपको बड़ा जल्दी रिप्लाई दे देते हैं। डिसेंट्रलाइज कैंपस, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिसेंट्रलाइज कैंपस की क्या डिस्क्रिप्शन दी गई है इस एक्सेल में। मतलब एक ईच एंड एवरी जो फील्ड पूछी गई है ना हमसे एप्लीकेशन में, उसके बारे में हमें इस एप्लीकेशन मैनुअल में हर चीज़ बताई गई है। पर मसला ये कि कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग होती हैं, समझ में नहीं आती। मतलब ये चीज़ कह रहा है कि आपने कहीं बाहर से, अपने मुल्क होम यूनिवर्सिटी से बाहर से आपने जो डिग्री ऑब्टेन की है, तब आप सेलेक्ट करेंगे इसको डिसेंट्रलाइज कैंपस। तो मैंने नहीं किया, मैंने अपने कैंपस में ही किया, अपने मुल्क से, अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं की। और ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है, तो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट थी। यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे आप, जिस डेट पे आपको डिग्री मिली, या जिस डेट पे आप पास आउट हो गए, ट्रांसक्रिप्ट मिली, ये कुछ सर्टिफिकेशन है जो आपने किए हों। ठीक है, मैंने अपडेट किया है, तो मैंने वो चीज़ अपडेट कर दी। सॉरी द पार्ट ऑफ, चलो इसको मैं देख लूँगा, ये मेरी एप्लीकेशन में कोई रहा है, मैं उसको, अच्छा ये कह रहा है कि कोई मेरी दूसरी बैचलर्स नहीं है, इस वजह से आ रहा है। ठीक है, आप वीडियो के साथ साथ मेरी एप्लीकेशन ही फिल हो रही है। रेफरेंसेस में आते हैं। रेफरेंसेस मेरे ख्याल से दूसरा पहलू है इस एप्लीकेशन का, जो कुछ स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट लगा है, और उसमें भी पर्टिकुलरली ये H फैक्टर की वजह से। अब इसके लिए मैंने सारे टैब्स वगैरह खोले, मैं आपको मैं क्विकली रिव्यू देता हूँ। यहाँ पे अपना नाम देना है, यहाँ पे स्कॉलर का होम पेज देना है। होम पेज से क्या मकसद है, ये फिर से हमें इस एप्लीकेशन मैनुअल की मदद लेते हैं, तो ये बताता है कि रेफरेंस का होम पेज मतलब उसका प्रोफेशनल जो है ना पेज हो, जिस तरह गूगल स्कॉलर है, इसी तरह दूसरी रिसर्च गेट साइट्स हैं, या बहुत सारी साइट्स हैं। अगर वो रिसर्चर नहीं है, प्रोफेशनल है, तो आप उसका लिंक्डइन का पेज भी दे सकते हैं। इसी तरह आपको करना क्या है, आप फाइंड किस तरह करेंगे, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपने किसी प्रोफेसर का नाम लिखा, और उसके आगे गूगल पे लिख दें गूगल स्कॉलर। पहला पहला पेज अगर वो जो गूगल स्कॉलर पे है, वो गूगल स्कॉलर का प्रोफाइल ला देगा उनका। अब यहाँ पे ये साहब हैं प्रोफेसर जिनको मैं रेफ़र कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई कि उनके कितने रिसर्च हैं किस ईयर में। ये इससे हमारे कोई कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न इस वक्त सिर्फ इस चीज़ से है, H इंडेक्स। यहाँ मैं बताता चलूँ आपको कि H इंडेक्स होता क्या है। H इंडेक्स बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका एक पेपर एक एक बार साइट हुआ, दो दो बार हुए, तीन तीन बार हुए, इसी तरह 10
जो है वो प्रोफेसर साहब के 10 बार 10 रिसर्च पेपर 10 बार किसी ने साइट किए हैं, डिफरेंट जगहों पे साइट हुए हैं। तो ये एच इंडेक्स ये देखा है, बता रहा है कि बेसिकली ये एच इंडेक्स ये बता रहा है कि आपकी क्रेडिबिलिटी बताता है कि रिसर्च की क्वालिटी कितनी है, कंसिस्टेंसी कितनी है आपकी रिसर्च के एरिया में। ऐसा तो नहीं है कि आपने किया और फिर छोड़ दिया, क्योंकि साइटेशन तो बढ़ती रहेंगी अगर आप अच्छा टॉपिक है, आपने एक बार रिसर्च कर दें और वो पढ़ी हुई अच्छा टॉपिक है तो वो लोग साइट करते रहेंगे, पर आपका एच इंडेक्स नहीं बढ़ेगा। एक पेपर पे आपकी साइटेशन अगर 121 भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आप करते आए हैं दूसरे भी पेपर हैं तो फिर एच इंडेक्स ग्रेजुअली बढ़ता है ना, साइटेशन तो जल्दी बढ़ जाती है। बहरहाल ये कोई हमारा ज़्यादा कंसर्न नहीं है इसका, मैं सिर्फ बता रहा था। तो यहाँ पे आपने एच इंडेक्स मेंशन कर दिया। यहाँ पे ये वो पूछ रहा है कि आपने कहाँ से एच इंडेक्स कैलकुलेट किया है, तो मैंने भी कॉपी पेस्ट करके वही एड्रेस दे दी। पोजीशन, ईमेल, फ़ोन एड्रेस, इसमें कोई इशू किसी को नहीं होगा। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस भी कोई इशू नहीं है, आपने सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, हम उसके वेबसाइट का देना है, जिस वेबसाइट आपकी कंपनी की वेबसाइट है, पोजीशन बतानी है, एरिया बताना है कि आप किस एरिया में काम कर रहे हैं, प्लेसमेंट थी या इंटर्नशिप थी, क्या था, और आपको प्रूफ ऑफ वर्क अपलोड करना है जो कि मैंने अभी तक नहीं किया। लैंग्वेज स्किल्स, अच्छा लैंग्वेज स्किल्स हम जो हैं वो 3 तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक नेटिव स्पीकर्स, आप जो हैं आपकी मदर टंग इंग्लिश है, आपके पास सर्टिफिकेशन है, आइल्स या टॉफिल है, ठीक है, और स्टडीड इन इंग्लिश। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपने डिग्री का ड्रॉप डाउन हो जाएगा ना, कौन सी डिग्री आपने इंग्लिश में चूज़ की। मैंने इस वक्त सोच रहा हूँ कि मैं इसमें अपनी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट इस वक्त दे दूँगा, इनको अपलोड कर दूँगा, क्योंकि डेडलाइन 11th ऑफ दिसंबर है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आइल्स के लिए अपेयर करूँ और आइल्स इनको दे दूँ। आइल्स पे मुझे ये बात याद आई कि मैंने इनसे पूछा भी था कि ये मैंने इनको मेल की थी, ये बिग डेटा की ईमेल एड्रेस ये रही, कि भाई आप मेरे पास टाइम नहीं है और वेबसाइट पे 11 डेडलाइन फॉर द रेफरेंस, और मैं क्या आपको लेट सबमिशन ऑफ आइल्स दूँ तो चलेगा। तो इन्होंने रिप्लाई मुझे ये किया कि आई हैव आस्क्ड टू द एडमिशन डिपार्टमेंट, यू कैन सेंड आइल्स स्कोर आफ्टर द क्लोजिंग डेट, बट यू इफ यू आर एक्सेप्टेड acceptance will be conditionally until you get your IELTS score। मतलब अगर मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस में विदाउट आइल्स के, मैं आइल्स नहीं देता और सेलेक्ट हो जाता हूँ, तो ये मुझे कंडीशनल लेटर ऑफर करेंगे कि भाई आपको हम एडमिशन देते हैं इस शर्त पे कि आप आइल्स इतने से पास करें, ठीक है। एप्लीकेशन की डेडलाइन जो है वो 15 है और आपके रेफरेंस लेटर अपलोड होने की डेडलाइन जो है 31 है। आप जिन साहब को वो रेफर कर रहे हैं उनकी ईमेल पे वो एक ऑटोमेटिक ईमेल जनरेट हो जाएगी, और ये आपकी ज़िम्मेदारी है, मतलब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनसे कम्युनिकेट करें कि सर काइंडली रेफ़र कर दें हम, और ये जैसे रेफ़र होगा तो हमें भी एक ईमेल जनरेट हो जाएगी कि आपके रेफरेंस ने रेफरेंस अपलोड कर दिए हैं, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हो गई, उसके अलावा मेरे ख्याल में एप्लीकेशन में और कोई ख़ास चीज़ बचती नहीं है, हम फिर भी देख लेते हैं इन सारी चीज़ों को, कि फ़ोटोग्राफ, कवर लेटर्स में मोटिवेशनल लेटर अपलोड करना है, अपने पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करनी है, सीवी अपलोड करनी है, बैचलर्स डिग्री ट्रांसक्रिप्शन, ये जो हम सबसे पहले हम देख चुके हैं कि एवोल्यूशन की जो एक्सेल की शीट है वो अपलोड करनी है, और ये प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पे ये चीज़ नोट कीजिएगा कि ये वो इंडिकेट कर रहा है जो मिसिंग है, जिस तरह ये है चेक मार्क्स, ये शो कर रहा है कि आप अपलोड कर चुके हैं, और ये जो है ये शो कर रहा है कि ये रिक्वायर्ड नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ये जो राइट का कॉलम है ये सारे नॉन मैंडेटरी हैं। यहाँ पे देखें आप, ये एक कंफ्यूजिंग शायद किसी को लगे कि यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है कि लेटर ऑफ मोटिवेशन भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो अब मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने इसी एप्लीकेशन में कहीं पढ़ा था कि 2 तरीके हैं। एक मैनुअल है, मैनुअल तरीका ये है कि आपके जिनसे आप रेफरेंस मांग रहे हैं वो रेफरेंस लिखें, उसको प्रिंट निकालें, साइन करें, फिर स्कैन करें और आप अपलोड करें। और दूसरा तरीका ये जो हमने अभी डिस्कस किया कि ईमेल एड्रेस दे दें और वो उनको एक ऑटोमेटिक ईमेल जनरेट चली जाएगी। तो बेहतर तरीका यही है कि आप आजकल सब यही प्रेफर करते हैं कि आप ऑनलाइन करें। तो मेरे ख्याल से यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने शेयर करनी थी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्टली एक मैसेज कर सकते हैं। अ, मेरी कोशिश होगी कि जितना मैं जानता हूँ वो मैं शेयर कर सकूँ आप सब लोगों को। अल्लाह हाफिज़।